अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पे रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पे रोक लगा दी है। और आशीष लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। आशीष, ये तो मुख्य बातें आपने बताई है, सुनवाई के दौरान और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई है इस पूरे फैसले को लेकर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही थी यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई जब सुनवाई कर रहे थे, वो कह रहे थे, उन्होंने जो याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल आए थे उनको भी कहा था कि प्रावधानों पर रोक की मांग कर रहे हैं। अमूमन सुप्रीम कोर्ट जो संसद से जो कानून पास होता है उस पर रोक नहीं लगाता है, और ऐसे में ऐसी सिचुएशन हो जाए, असाधारण परिस्थितियां दिखानी होंगी आपको जिस पर कोई कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। सुप्रीम कोर्ट का एक कदम एक असाधारण कदम होता है। तो इसके बाद लगातार सुनवाई हुई और जो ये लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, 3 दिन की मैराथन सुनवाई हुई थी। सब पक्षों ने अपनी बात रखी थी। केंद्र सरकार की तरफ से भी दलीलें दी गई, राज्य सरकारों से भी की तरफ से भी दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल उठाए, दोनों तरफ से सवाल उठाए। ये भी कहा कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर दखल दे सकता है। कलेक्टर की पावर पर एक बार फिर सवाल उठाए कि कलेक्टर एक सरकारी नुमाइंदा होता है, वो कैसे अपने ही मामले का जज बन सकता है, क्योंकि पहला अगर कलेक्टर को ये डिसाइड करना है कि कोई जमीन जो है वो वक्फ है या नहीं है, तो ऐसे में कलेक्टर को जिम्मेदारी क्यों दी जाए। पहले भी ये सवाल उठा था कि सरकार अपने ही मामले में शिकायत करता भी है और जज भी है, ये कैसे हो सकता है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना है कि खुद कैसे सरकारी एक अफसर है वो डिसाइड करे। तो यहाँ पर अदालत की शक्तियों की बात की गई थी सुनवाई के दौरान कि जो अदालत की जो शक्ति है जो संविधान ने दी है न्यायपालिका को, उसका फिर क्या होगा अगर कलेक्टर ही पहले इस तरह से डिसाइड करेगा। तो ये एक ऐसी दलीलें थी। सुप्रीम कोर्ट कुछ दलीलों पर खुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी है। सुनवाई के दौरान जब 22 मई को ये सुनवाई पूरी हुई थी तो चीफ जस्टिस बी आर गवई ने ये बात कही भी थी, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी उसको आदेश में तब्दील किया है। 3 बड़े जो प्रावधान थे उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ये हम ये कहेंगे कि एक तरीके का बैलेंस आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ये कह सकती है बाहर नहीं। आशीष, आप ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से अगर समीक्षा करें तो एक बैलेंस आदेश है, लेकिन एक चीज बताइए कि जब ये बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट से लेकर के बाहर संसद तक इसका खूब विरोध हुआ था। अब इस फैसले के बाद क्या ये माना जाए कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको एक बड़ी राहत है या फिर उनकी जीत है? सवाल दोहराइएगा आशीष। अब जब ये बिल पास हो रहा था उस वक्त बड़ा विरोध हो रहा था, सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट के अंदर भी। तो जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो क्या माना जाए कि ये उनकी जीत है या फिर उनको राहत है जो लोग विरोध कर रहे थे? देखिए, संसद उस समय ये दोहरी लड़ाई थी, वहां भी लड़ाई चल रही थी, यहाँ भी लड़ाई चल रही थी। लोग तैयार थे। जैसे ही विधेयक आया था, ड्राफ्ट विधेयक पेश हुआ था, उसी समय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आनी शुरू हो गई थी। हालांकि सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्रीमैच्योर कहता है कि जब तक कोई कानून पास ना हो जाए वो प्रीमैच्योर होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करता है। लेकिन जैसे ये संशोधन पास हुए, ये मुद्दा यहाँ पर पहुंचा। ये मुद्दा यहाँ पर पहुंचने के बाद लगातार सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपने जवाब दिए। शुरुआती बेंच जो है वो पूरी तरह दखल देने को के लिए इच्छुक थी। उसका मानना था कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार ने संविधान के दायरे से बाहर निकल के संसद ने पास किए हैं और उस पर उनको दखल देना चाहिए। लेकिन उस समय केंद्र सरकार का ये पक्ष था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल नहीं देना चाहिए स्टेज पे। हालांकि केंद्र सरकार ने खुद ही अंडरटेकिंग दी कि कुछ प्रावधान वो लागू नहीं करेगी, वक्त बाय यूजर को डिनोटिफाई वो नहीं करेगी, चाहे वो नोटिफिकेशन से हो चाहे रजिस्ट्रेशन से हो। कलेक्टर को पावर नहीं देगी, ये भी उन्होंने बोला था कि फिलहाल वो देख रही। कलेक्टर के अलावा जो बड़ा मुद्दा ये था
कि जो वक्फ काउंसिल में स्टेट की और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा था कोई भर्तियां, कोई नियुक्तियां वहां पर नहीं होंगी। इसके बाद अगली बेंच में जब सुनवाई हुई तो जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग थी पूरे प्रावधान वो सारे वक्फ संशोधन को रोक दिया जाना चाहिए, अंतरिम रोक इस पर लगा देनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और फैसला करे कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में लंबी चौड़ी सुनवाई होनी है। ऐसे में याचिकाकर्ता ये मांग करते रहे कि अंतरिम रोक लगा दी जाए प्रावधानों पर, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी सारी बात नहीं मानी है, लेकिन 3 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, जो निश्चित तौर पर उनके लिए भी वो कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन है। और सरकार भी ये दावा कर सकती है कि उसके प्रावधान, उसके पूरे संशोधित कानून पर रोक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी विन विन सिचुएशन का दावा कर सकती है। बड़ा मुद्दा है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। एक चीज और बताइए, एक और सवाल है, और ये है कि जब ये बहस हो रही थी पूरा, तो सरकार की दलील थी कि भाई इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे की है, दूसरे नंबर पर सेना की, और तीसरे नंबर पर वक्फ की संपत्तियां, यानी बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं। सरकार की एक ये भी दलील थी कि वक्फ की संपत्तियां जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं, तो एक पारदर्शी कानून की तो जरूरत थी। क्या इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कोई बात हुई? जी देखिए, ये तो सुनवाई के दौरान आया था। केंद्र सरकार ने, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरे आंकड़े दिए थे, किस तरह से पिछले सालों में लगातार आंकड़े बढ़ गए हैं, जमीन लगातार उनकी बढ़ती जा रही है वक्फ बोर्ड की। और कोई लोग जो हैं जिनकी जमीन पर वो दावा ठोकता है, उनके पास लीगल रेमेडी तक नहीं है। वो कानूनी जो सीपीसी, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जो उनको मिला हुआ है एक अधिकार, उस अधिकार से वंचित है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही इसमें फैसला करता है। उनका ये दावा था कि इसके लिए एक पारदर्शी नियम कानून और पारदर्शी जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक सिस्टम, एक न्याय देने का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए एक व्यक्ति जिसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, उसको अपने लीगल उपाय, लीगल रेमेडी पूरे करने के लिए उसको भरपूर मौका मिले। वापस लौटेंगे आपके पास में। रिएक्शंस फिलहाल सामने आ रहे हैं इस फैसले के बाद, वो एक जरा सुन लेते हैं। पढ़ लेंगे, उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा ऑर्डर है, और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था, उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस एंट्री ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि ये काफी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में जो काफी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है, और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. चलिए, आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इस फैसले से वो खुश है। आशीष, क्योंकि जब ये संशोधन किया गया था उस वक्त हमने देखा था कि देश भर में विरोध किया गया था इसका, और कई जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था। अब जब फैसला आया है तो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि फैसले से हम खुश हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन जो प्रावधान है जिन पर रोक लगाई गई है और जो बाकी बचे हुए हैं, क्या अब उन्हें ये लोग मानेंगे या उसके खिलाफ भी आगे जाएंगे? जी देखिए, कानूनी लड़ाई है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। कानूनी जो जगह था उसमें कहा जाता है पहले जो अदालत से मिल रहा है उसको ले लो और उसके बाद आगे की कार्रवाई करो। तो फिलहाल उनको एक अंतरिम राहत मिली है और अंतरिम रोक के रूप में मिली है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि सरकार की अंडरटेकिंग थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ है, एक बड़ा दखल यहाँ पर हुआ है। बाकी जो चीजें बची आप देखिए कि अगर संशोधित कानून में कोई भी कानून जब बनता है उसके संशोधन में कुछ अंतरिम रोक लग जाती है, तो उस कानून को पूरी तरह लागू करना तो संभव है नहीं। तो ऐसे में आप आधे अधूरे कानून को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। वक्फ आप किसी को भेजेगा कि ये मेरी जमीन है, तो उसका फैसला अब कौन करेगा? यानी कलेक्टर तो कर नहीं सकता, तो फैसला कौन करेगा? दूसरी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में भी जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनकी नियुक्ति पर रोक है, तो वो भी एक दिक्कत है। तीसरी जो बात है वो वक्फ जो
बाई यूजर की 5 साल उसको होना चाहिए वक्फ डोनेशन के लिए, उसमें थोड़ा हम ये कह सकते हैं उसमें भले ही बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अब सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो तमाम चीजों को जो संशोधन एक्ट है उसको पूरी तरह से लागू करे, क्योंकि बीच बीच में अब उसके पास सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश हैं। ऐसे में अब सरकार कुछ देर में हो सकता है कि सरकार के वकीलों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पक्ष है, लेकिन जो सरकार के साथ खड़े थे वो ये कह रहे हैं कि एक बैलेंसिंग ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून जो है 2025 का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि पूरे कानून पर रोक नहीं है। तो निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, ये उठापटक जो है वो अदालत के अंदर, अदालत के बाहर हमें आगे भी देखने को मिलेगी। आगे सुप्रीम कोर्ट का कितना दखल होगा, किस हद तक दखल होगा, क्या याचिकाकर्ता मांग करेंगे, ये अगली सुनवाई के दौरान पता चलेगा कि वो आखिरकार आगे इस पर क्या मुद्दा लेकर आते हैं। क्योंकि जब भी कोई कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, हो सकता है याचिकाकर्ता उस समय आ जाए कि इस प्रावधान में ये दिक्कत हो गई, इस प्रावधान में ये दिक्कत हो गई, तो अब भी कहना मुश्किल है कि ये मामला यहीं पर खत्म हो गया है, क्योंकि ये मामला अभी आगे भी चलने वाला है और अभी तो फाइनल हियरिंग भी होनी है कि पूरा जो कानून है वो असंवैधानिक है या नहीं, संविधान की कसौटी पर खड़ा उतरेगा या नहीं, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है।